नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन। तो चलिए शुरू करते हैं। अपसारी एवं अभिसारी चिंतन का विचार सबसे पहले सन 1956 ईस्वी में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉय पॉल गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि अपसारी एवं अभिसारी चिंतन का विचार सबसे पहले किसने दिया। तो इसका आंसर होगा जॉय पॉल गिलफोर्ड। शॉर्ट में इन्हें ही हम गिलफोर्ड के नाम से जानते हैं। अपसारी चिंतन, यह चिंतन की एक विस्तृत अवधारणा है। इसे आगमनात्मक चिंतन एवं सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम याद रखने वाले हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अब हम समझेंगे कि आखिर वास्तविकता में अपसारी चिंतन होता क्या है। कक्षा में जब किसी बालक के समक्ष किसी समस्या को रखा जाता है तो बालक उस समस्या के समाधान के लिए अपनी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि जब क्लास में बच्चे से कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो बच्चा उस प्रश्न का कोई एक एग्जैक्ट उत्तर ना दे करके, सीधा सीधा उत्तर ना दे करके, रटा रटाया उत्तर ना दे करके वो उस पर विचार करता है, सोचता है, अपनी सृजनात्मकता का, अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए जब उसका उत्तर देता है, तो ऐसे चिंतन को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा में एक शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पास जादू की छड़ी होती तो तुम उससे क्या करना चाहोगे। भाई, टीचर बच्चे से पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे पास जादू की छड़ी होती तो तुम क्या करना चाहते। अब इस प्रश्न का बच्चे के पास कोई रटा रटाया जवाब नहीं है। इसके बारे में जब यह प्रश्न किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा तो हर बच्चा इसके बारे में अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा, कल्पना करेगा और फिर उसका उत्तर देगा। तो हम देखते हैं कि बच्चे क्या क्या उत्तर देते हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का सहारा लेते हुए इनके बारे में कल्पना करेगा और फिर उत्तर देगा। बच्चा क्या उत्तर देता है। पहले बालक का उत्तर, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं अपने लिए ढेर सारी चॉकलेट्स बनाता। अब सही बात है, अब उसे चॉकलेट्स सही लगी, उसे पसंद है, तो उसने अपना व्यू रख दिया। जब यही प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछा जाता है तो दूसरे बालक का उत्तर क्या है। मुझे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है। अगर मेरे पास जादू की छड़ होती तो मैं अपने लिए ढेर सारे खिलौने बनाता। दूसरे बच्चे का भी जवाब अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये दोनों जवाब जो हैं ये किसी ने बच्चे को पहले से नहीं बताए थे। ये दोनों बच्चों ने अपना कल्पना की है, अपने बारे में सोचा है, उसके बाद जो है अपनी चॉइस के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब चलते हैं हम एक अन्य बच्चे की तरफ। तीसरा बालक कहता है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। अगर मेरे पास जादू की छड़ होती तो मैं उससे एक बहुत अच्छी कार बनाता और उस पर बैठकर सैर करने जाता। तीसरे बच्चे का आंसर भी अलग है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे के पास शिक्षक ये प्रश्न लेकर जा रहा है, हर बच्चा अपनी बुद्धि का, अपनी रचनात्मकता का, अपनी सृजनात्मकता का सहारा लेते हुए इसके बारे में विचार करता है और फिर उसका उत्तर देता है। तो क्या है कि यहाँ पर कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए तीनों बालकों ने एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए हैं, जबकि बालकों के हिसाब से ये उत्तर सही है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बालकों ने अपसारी चिंतन का प्रयोग किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपसारी चिंतन है क्या। अब हम आगे चलेंगे, इसके कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि अपसारी चिंतन के प्रमुख गुण। हम जब कोई भी कंडीशन देखते हैं
तो उसमें हम देखेंगे कि अगर वहाँ पर ये प्रमुख गुण पाए जाते हैं तो वहाँ पर अपसारी चिंतन ही होगा। तो वे प्रमुख गुण कौन से हैं? तो चलिए, अपसारी चिंतन के प्रमुख गुण, ये गुण क्या क्या हैं? इसमें किसी समस्या के एक से अधिक समाधानों को खोजा जाता है। जब बच्चों के सामने प्रश्न रखा गया था तो बच्चों ने क्या किया? सारे बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए और समस्या के एक से अधिक समाधान आए। तो क्या होगा कि अपसारी चिंतन वहाँ पे होगा जहाँ पर समस्या के एक से अधिक समाधान खोजे जाएंगे। दूसरा, यह सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। हर बच्चे ने जो उत्तर दिया था, किसी ने चॉकलेट का, किसी ने खिलौनों का, किसी ने कार का, तो तीनों ने क्या किया था? तीनों बच्चों ने अपनी अपनी सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का सहारा लेने के बाद, सोच विचार करने के बाद ही उत्तर दिया था। अब आते हैं अगले फैक्ट पे। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। मुक्त अंत से तात्पर्य है कि इसके द्वारा हमें जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वो कह सकते हैं कि अनंत होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है, यानी कि इसके जो समाधान है उनका कोई अंत नहीं है। अगले फैक्ट पे आते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान किसी एक बिंदु पर केंद्रित न होकर के बहुदिशात्मक होता है, अर्थात यह किसी समस्या का संपूर्ण अवलोकन करने के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु पर न पहुंचकर उसके एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। यानी कि इसके द्वारा हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, हमारे पास कई सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। इसके द्वारा समाधान खोजने में थोड़ा समय लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब समय क्यों लगता है? कि जब व्यक्ति है या बच्चा है, जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तब वो विचार करता है, वो सोचता है, वो समझने की कोशिश करता है, उसके बाद वो कोई उत्तर देता है। तो चूंकि उसे थोड़ा समय लग जाता है इन सब चीज़ों में, यही कारण है कि इसके लिए उत्तर ढूंढने में समय लगता है। इसके द्वारा खोजे गए समाधान अभिसारी चिंतन की अपेक्षा कम शुद्ध होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिसारी चिंतन, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक सॉल्यूशन होता है और यहाँ पर एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं। तो जब एक से अधिक सॉल्यूशन आपके सामने होते हैं तो उनकी शुद्धता की जो माप होती है वो कम हो जाती है, उनके शुद्ध होने की जो गारंटी होती है जो उनकी, वो कम हो जाती है। यह अधिक लचीला होता है। आपके पास कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो ये स्वाभाविक है कि ये लचीला भी होगा। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है सामान्य से अलग सोच विकसित करना। यानी कि जब जहाँ पर अपसारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर किसी फैक्ट के बारे में एक लिमिटेड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न सोच करके हम 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ हर तरीके की समस्या का अवलोकन करते हुए हम उसके समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जिस चिंतन में उपरोक्त गुण दिखाई दें वह अपसारी चिंतन होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अभिसारी चिंतन। यह चिंतन की एक संकुचित अवधारणा है, इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अब समझेंगे कि आखिर अभिसारी चिंतन होता क्या है। यह चिंतन की वह अवधारणा है जिसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है, तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। वहाँ पे क्या था कि प्रॉब्लम एक थी और उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे थे। यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम एक है और उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा। अब कैसे उदाहरण समझने की हम कोशिश करेंगे। उदाहरण के माध्यम से, कक्षा में एक शिक्षक बालकों से प्रश्न करता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो सभी बालक इसका सम्मिलित रूप से उत्तर देते हैं कि ताजमहल आगरा में स्थित है। अब क्या है कि
इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर यही आंसर है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसके बारे में बच्चे को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर उसे पहले से बताया भी गया था और इसका एक स्पेसिफिक आंसर है कि आगरा में ताजमहल स्थित है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या थी अपसारी चिंतन में, वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं था। बच्चे से पूछा गया कि आपके पास अगर जादू की छड़ होती तो आप क्या करते, तो हर बच्चे का अपना अलग अलग आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, आगरा में ही ताजमहल स्थित है। या इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो क्या है, नई दिल्ली। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित है तथा उसका एक ही समाधान है, अतः बालकों द्वारा यहाँ पर अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया गया है। अब समझेंगे अभिसारी चिंतन के प्रमुख गुण। इसके प्रमुख गुण क्या हैं, कौन सी कंडीशन हो जहाँ पर ये करैक्टर अगर पाए जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अभिसारी चिंतन होगा। नंबर 1, इसमें एक समस्या का एक ही समाधान होता है। एक प्रॉब्लम है, एक ही सॉल्यूशन है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो इसका कोई हमें सोचना नहीं है, इसका स्पेसिफिक आंसर है कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो बस वही थे और कोई नहीं। यह तथ्यों पर आधारित है। उसमें क्या था कि वो हमारी कल्पना, हमारी सोचने की और हमारी सृजनात्मक क्षमता पे डिपेंड करता था। यहाँ पे क्या है कि ये तथ्यों पर निर्भर करता है। तथ्य क्या है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। इसके द्वारा किसी समस्या का समाधान शीघ्रता से खोजा जा सकता है। अब चूंकि इसका सल्यूशन एक ही होता है, इसीलिए हम इसके निष्कर्ष तक आसानी से और बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। बंद अंत वाला इसलिए होता है क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है। आपने कहा कि आगरा में ताजमहल स्थित, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आंसर उसका आगरा में है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही आंसर होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। अगला क्या है कि ये बुद्धि पर बल देता है। जब इस तरीके का प्रश्न आप पूछते हैं तो क्या होता है, बच्चे के दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या करता है, ये बुद्धि पर बल देता है। यह अधिक विश्वसनीय है। इसकी विश्वसनीयता इसलिए अधिक होती है क्योंकि ये स्पेसिफिक एक पॉइंट पे जाता है। इसका उत्तर एक बिंदु पर केंद्रित होता है। तो जब आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है वो एक ही है, तो इसीलिए इसकी विश्वसनीयता जो होती है वो अधिक होती है। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा समस्या के समाधान के रूप में हम अंत में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अब इसके द्वारा जब किसी समस्या का समाधान किया जाता है तो हम एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं। भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो निष्कर्ष है। लेकिन वहीं जब हमने अपसारी चिंतन में बच्चों से पूछा था कि अगर आपके पास छड़ी होती, तो सारे बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि हम अंत में किसी, हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन तो होते हैं उत्तर के, लेकिन हमारे पास कोई अंतिम विकल्प नहीं होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा सही मान सकें। इसके द्वारा समस्या का समाधान शीघ्रता से हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब एक ही पॉइंट पे हमें रुकना है तो फिर सीधा सीधा है कि इसके द्वारा समस्या का समाधान शीघ्रता से हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस चिंतन में उपरोक्त गुण दिखाई दें वहाँ अभिसारी चिंतन होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हल्का सा रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अपसारी चिंतन में क्या था कि प्रॉब्लम एक थी, उसके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा थे। अभिसारी चिंतन में क्या है कि एक ही प्रॉब्लम है और उसका एक ही सॉल्यूशन है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।